नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। एक विषय है और वो थोड़ा संवेदनशील भी है और मतलब जिसको कहते हैं सेंसिटिव भी है, लेकिन बात करना तो ज़रूरी है क्योंकि दर्शकों को पता रहना चाहिए कि उसको मैं या हम लोग का पब्लिक इंडिया या हम लोग किस नज़र से देखें। सुप्रीम कोर्ट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का 7 जज की बेंच है। जब 7 जज की बेंच होती है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बोला जाता है। उनका एक जजमेंट आया है और ये बहुत बार से हो रहा था, ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया कि कोटा विद इन कोटा। तो पहले तो ये बता दूं कोटा विद इन कोटा का मतलब क्या हुआ। कोटा विद इन कोटा का मतलब ये हुआ कि जो कोटा ऑलरेडी है, जो हमारा संविधान उनको देता है शेड्यूल कास्ट को, उसमें ओवरऑल सीलिंग में कोई परिवर्तन नहीं। वो जितना है उतना ही है। तो एक जो नॉन नॉन कोटा कैटेगरीज को, जनरल कैटेगरीज को डर रहता है कि भाई हमें क्या होगा, तो आपसे इसका कोई लेना देना नहीं है। जनरल कैटेगरीज का इसके इस इससे कोई अ, फर्क या नुकसान या फायदा नहीं। अब इसके दो पक्ष हैं। इसका एक पक्ष है कि इससे किसका फायदा और किसका नुकसान है, नंबर एक। और इसका दूसरा पक्ष है कि इससे किस पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि आजकल हर चीज तो चुनाव, वोट, किसका फायदा किसके नुकसान से चल रही है। तो किसका फायदा किसका नुकसान है वो हम लोग अ, पहले मैं जिस तरह से मैं देख रहा हूं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और फिर पॉलिटिकली किस पार्टी का फायदा और किस पार्टी का नुकसान है। देखिए ये जो जो रिजर्वेशन है ये हमारे संविधान ने इसको दिया था और संविधान निर्माताओं ने जब किया था तो उन्होंने उसी समय एक कैटेगरीज बनाई थी। उसमें एक शेड्यूल ट्राइब था, उसमें एक शेड्यूल कास्ट था और सारे शेड्यूल कास्ट को उन्होंने एक नॉमेनक्लेचर देके इसमें डाल दिया। अब थोड़ा देखना यह होगा कि ये शेड्यूल कास्ट के अंदर भी क्या कोई हायरार्की है। हम लोग जब बड़े हो रहे थे या हम और आप कोई भी, हम लोगों को पता था भाई एक शेड्यूल कास्ट है और एक नॉन शेड्यूल कास्ट है। समाज में ये दो वर्ग, मोटे तौर के गांव के हिसाब से अगर बोले, गांव में ये माना जाता था कि जो शेड्यूल कास्ट है मतलब एक गांव के दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि आप किसके हाथ का पानी पी सकते हैं, किसके हाथ का पानी नहीं पी सकते। ये जनरल कैटेगराइजेशन एक रस्टिक विजडम के साथ होता था भाई, उनके हाथ का पानी मतलब। अब हुआ क्या कि बहुत सी ऐसी जातियां थी जो थी तो बैकवर्ड, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट नहीं थी। जैसे उसमें एक सबसे नाउ, अब नाउ के बिना ना आपकी कोई पूजा पूरी होती है, ना आपका कोई और होता। और रोज आके आपकी, पहले तो भाई लोग अपने खुद ही हजामत बनाते थे, अब तो हजामत कई लोग दूसरे मतलब रूपक के तौर पे नाव भी बनाता है और बहुत से सी संस्थाएं भी और बहुत सी पार्टीज भी आपकी हजामत बना देती। तो वो था। फिर एक कहार होता था जो घर में पानी आने लाने का काम करता था। और मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि ये सब लोग टेक्निकली अगर देखिए तो ये भी उतने ही परेशानी में थे। ये भी उसी का, लेकिन इनकी इनको घर के अंदर आने दिया जाता था, इनका छुआ-छूत नहीं माना जाता था, यही पानी लाते थे। क्योंकि अपर कास्ट की दिक्कत क्या थी, कोई काम तो कर नहीं सकते थे। तो अपनी सुविधा के अनुसार उन्होंने ये सब कैटेगराइजेशन मेरे हिसाब से बना रखा था। मैं इसमें कोई शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी उसकी नहीं, मैं मुझे जो समझ में आता है वो अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से जो-जो चीज़ें आप खुद नहीं कर सकते थे, जैसे ये सब काम, तो उसके लिए उन सारी जातियों को आपने कहा था कि नहीं-नहीं इनका तो छुआ-छूत नहीं है। लेकिन फिर छुआ-छूत की बात, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद सारे लोगों को जो मतलब शेड्यूल ट्राइब को ये आरक्षण मिला। अब क्या हुआ कि मेजॉरिटी ऑफ दी जो आरक्षण का लाभ है, और फिर मंडल कमीशन आया तो बैकवर्ड्स को भी आरक्षण मिल गया। तो अगर उसको मोटे तौर पे देखिए, मैं उसकी मीमांसा नहीं कर रहा हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूं, सही गलत मैं उसमें कोई वो देने वाला नहीं। मेरे हिसाब से क्या होना, मंडल कमीशन आने के बाद लोगों को ज्यादा पता था और फिर पता ये लगा कि भाई बैकवर्ड इसमें इससे प्रभावित। लेकिन हुआ क्या कि उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां पे दो राज्य ऐसे थे, बड़े बड़े राज्य थे उस समय, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक था, 85 सीट यहाँ से, 54 सीट बिहार, उस समय बिहार और झारखंड एक था, 54 सीट वहां से।
तो जरा आप खुद नज़ारा कर सकते हैं कि ये 2 राज्यों को मिला के 140 सीट, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट 540 उसमें से 140 सीट, तो एक बड़ा राज्य था और वहाँ पे बैकवर्ड्स का दबदबा जो हुआ उसपे यादव डोमिनेंस। आप लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव ये उस समय का है क्योंकि उनकी जात बैकवर्ड की कैटेगरी में तो आ गई, लेकिन उनके पास खेती थी, उनके पास बाहुबल था, वो गाय और दूध का काम करते थे, तो वो आर्थिक रूप से भी सक्षम थे। तो उनका वो एडवांटेज हुआ और एक समय ऐसा आया कि ये लगने लगा कि भाई ये तो केवल यादव लोगों को इसका फ़ायदा मिला। फिर एक दूसरी जात खड़ी हुई कुर्मी। कुर्मी भी आर्थिक रूप से बहुत सक्षम जात है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर एक तरफ कुर्मी को रखिए और एक तरफ नाऊ को रखिए, एक तरफ निषाद को रखिए, तो आर्थिक रूप से इनमें बहुत कोई समानता नहीं है, लेकिन बैकवर्ड का अब जो आर्थिक रूप से आगे है, उसके पास अच्छी नहीं बोलूँगा, उन उन लोगों से जो पीछे पीछ सही में पिछड़े हैं, उनसे बेहतर शिक्षा है, उनसे बेहतर अवसर हैं, उनसे बेहतर सारी चीज़ें उनके पास। अब इस बात के साथ-साथ करते-करते पहला इसका जो ठोस प्रमाण अगर आप देखेंगे, तो नीतीश कुमार जी ने ये बात हो रही थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये ऑन रिकॉर्ड ये मैं सब बातें बोल रहा हूँ, 2010 में पार्लियामेंट में इसकी जब बात हुई कि जातिगत जनगणना की, तो इसपे बीजेपी ने और ये सर्वसम्मति से हुआ। इसमें कोई ये नहीं था कि मेरा डिसेंट, उनका डिसेंट। सबने कहा कि हाँ, हाँ, जाति जनगणना हो। तो 2011 में जब जनगणना हुई, तो उसमें जाति वाला भी रखा गया। अब उसको ज़ाहिर किया गया, नहीं किया गया, वो एक अलग डिबेट है। उससे मैं आज उसको करके देबे ये अपनी इस बात को कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा। जो फैक्चुअल पोज़ीशन है, वो आपके साथ कर रहा हूँ। फिर नीतीश कुमार ने बिहार में जनगणना जो है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट करा सकती है, केंद्र सरकार करा सकती है। राज्य सरकारें जो हैं वो सर्वे करा सकती अब जो सुप्रीम कोर्ट का आया है उसके अनुसार ओवरऑल 17.5% फिक्स रहेगा, 17%, लेकिन स्टेट अपने हिसाब से इसमें उन जातियों का कोटा फिक्स कर सकती है। प्रैक्टिस में क्या हुआ कि जैसे बैकवर्ड कम्युनिटी में जो उनको आरक्षण मिला, मान लीजिए उनकी 10 सीटें हैं, तो उसमें से 9 सीट जो जो इकोनॉमिकली सक्षम बैकवर्ड्स थे, जिसमें मुख्य रूप से यादव और कुर्मी आते हैं, इन लोगों ने उसको पूरा इनको उसका ज़्यादा फ़ायदा हुआ। उसी तरह से शेड्यूल ट्राइब में चूँकि एक 5% का शेड्यूल ट्राइब का कोटा है, उसमें राजस्थान के मीणा लोगों का बहुत फ़ायदा हुआ। जो अदरवाइज़ मीणा बहुत सक्षम हैं, वो मार्शल रेस है। कुछ लोगों का ये भी कहना है क्योंकि मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि जब अ, इनका नाम भील मीणा था, जो स्पेसिफिक जिसके लिए कहा गया था राजस्थान में। लेकिन जब वो 1950-49 में जब भी उस केंद्र सरकार के किसी आईएएस साहब की टेबल पे आया तो उनको भील अजीब-सा लगा, उन्होंने भील ह हटा दिया और सारे मीणा का हो गया। तो आज शेड्यूल ट्राइब में अगर आप देखेंगे, तो जैसे अगर 10 पद भरते हैं तो उसमें से 6-7 पद उन मीणा लोग ले जाते हैं। अब वो मानी हुई बात है कि वो भई उनके पास अवसर ज़्यादा है, वो शिक्षा अच्छी है तो इसलिए वो उस अवसर का ज़्यादा लाभ उठा उसी तरह से शेड्यूल कास्ट में क्योंकि ये बिहार में इसको कहा जा सकता है, बाकी जगह इस शब्द को कहने से आपको जेल हो सकती है, इसलिए उस समय चमार जाति बोली जाती थी, जो उत्तर प्रदेश में आके जिसको जाटव अब लोग बोलने लगे हैं, बिहार में चमार बोलते हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा उसपे आधिपत्य हुआ, क्योंकि दलितों में ये थोड़ा मैं विद इन दलित्स की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा आगे। अब क्या हुआ कि उसके बाद पासवान लोगों ने इसका बहुत फ़ायदा लिया। फ़ायदा कोई मतलब विद इन दलित्स लिया। विद इन दलित्स में इनके पास अवसर ज़्यादा थे। तो बिहार में जब जाति जनगणना हुई, तो वहाँ पे 22 दलितों में 22 कैटेगरीज़ की गई, 22। अब जैसे वहाँ पे धोबी शेड्यूल कास्ट तो है, लेकिन अ, मैं गाँव के हिसाब से आपको बताऊँ, उसको बहुत शुभ माना जाता है। जितने नेताजी लोग हैं जब ज़्यादातर नेताजी लोग, ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ, जो खास करके ईस्टर्न मतलब यूपी बिहार से आते हैं, हिंदी पट्टी से आते हैं या मध्य प्रदेश से आते हैं,
वो नेताजी लोग अपना जब नॉमिनेशन भरने जाते हैं पर्चा, तो उसमें धोबी का पहला धोबी से उसमें एक धोबी भी रहेगा। जब वो वोट डलना डालने जाते हैं तो पहला वोट चाहते हैं कि धोबी डाले, उसको शुभ माना है। तो बिहार में जो 22 कैटेगरीज़ ऑफ दलित में 22 कैटेगरी मानी गई, उसमें ये देखा गया कि इसमें जो सारा है वो पासवान, धोबी, चमार ये जो वहाँ के हैं, यही उस आरक्षण का सारा फ़ायदा इनको मिल रहा है। सारा मतलब 90%। तो उसको कहा गया दलित और महादलित। जैसे बैकवर्ड में आया है, बैकवर्ड पहले सब एक थे, अब ओबीसी आ गया है। अदर बैकवर्ड वो एक अलग टर्म आया। तो उसमें से जब अदर ओबीसी आया तो उसमें से यादव, कुर्मी इन लोगों को निकाल दिया गया। उसी तरह से यहाँ पे नीतीश कुमार का जो सर्वे हुआ उसके बाद एक दलित का वो आया और एक महादलित। महादलित में 18 जातियां नहीं, मुसहर हैं, वाल्मीकि जो झाड़ू-वाड़ू लगाते और आप लोगों को एक आप अगर किसी मतलब जो भी सुन रहा है क्योंकि इसमें अब बहस चल रही है दलित और उनकी। दलितों में भी जबरदस्त छुआ-छूत है। जैसे यहां से लगता है ना कि सब दलित एक, नहीं। वहां पे वाल्मीकि का छुआ उन लोग नहीं करेंगे। उनको मतलब इसके बहुत से वो हैं कल मैं एक कार्यक्रम कर रहा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक बड़े कवि और कथानक हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं। उनकी बहुत सी रचनाएँ हैं, जहाँ पे वो दलितों के बीच इसमें किस तरह से आपस में एक-दूसरे का वो है। तो वो एक दलितों के बीच भी जबरदस्त छुआ-छूत। अब एक चीज़ और समझनी होगी कि हर आदमी एक रेफरेंस पॉइंट बोलता है काका कालेकर कमेटी। जो जो पहली बार जिसने आरक्षण के इस तरह की भई किस क्राइटेरिया पे होना चाहिए, सब पे वो था। मैं कोई भी आपको डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ। मैं इसमें कोई भी बहुत बौद्धिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोटी-मोटी बात आपको समझाने को कर रहा हूँ। उसमें से एक जो उस कमिटी के सदस्य थे शिवदयाल चौरसिया साहब, जो मुझे भी कल पता लगा वो उनका डिसेंट नोट जो है, वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। शिवदयाल चौरसिया, काका कालेकर नोट और कुछ उन्होंने 80-85 पेज का एक नोट कहा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण दिया जाता है तो ये गलत है, क्योंकि ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से तो पीछे हैं ही। जो तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो छुआ-छूत का। तो खैर ये उनका डिसेंट नोट था और इस तरह के तमाम वो हैं कि जैसे कर्पूरी ठाकुर इस मामले में क्रांतिकारी उन्होंने काम किए थे, उन्होंने आयोग बनाए और उनका जो मुंगेरी लाल कमीशन था, उसमें भी इस तरह से उसमें जो एक दलित सदस्य थे, उनका भी पिछड़ी जात के में इस तरह की बात थी कि भाई ये कुछ एक है तो इसमें भी कुछ होना चाहिए। अब ये मैं सिर्फ समझाने की दृष्टि से कह रहा हूँ, जब मंडल कमीशन आया, तो उसमें एक आर.एन. नायक साहब थे, जो एकमात्र दलित नेता थे। उनका भी कहना था कि भई ये जब आप ओबीसी को कैटेगराइज़ करते हैं, तो उसमें 2 तरह के ओबीसी या बैकवर्ड में 2 तरह के, एक खेतिहर जातियाँ हैं और एक कारीगर जातियाँ हैं। तो जो भी खेतिहर है, मतलब अगर बैकवर्ड में देखिए तो खेतिहर है जो यादव, कुर्मी, कुशवाहा, ये लोग उतने बैकवर्ड नहीं हैं जितने बाकी जाति, उसमें बहुत है, राजभर हैं, नूनिया हैं ये सब जातियाँ इनके कंपैरिज़न में कई जातियाँ जो कारीगरी का काम करती हैं, निषाद हैं। ये खेतिहर जातियाँ नहीं हैं, ये भी उससे अलग होती अब क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में ये अच्छा चलता रहता था। तो जैसे जो अपर कास्ट है वो अपना वर्चस्व नहीं खोना चाहता है, वो किसी न किसी आइडिया से कहता है कि देखिए भाई इसमें तो मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ होगी, ये ठीक वो आरक्षण के विरोध में खड़ा रहता है। उसी तरह से जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में जिनको आरक्षण का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, जो उसका सबसे ज़्यादा जिनको वो मिलता है, वो लोग खड़े हो गए हैं बाकी लोगों के अगेंस्ट। उनका वही व्यवहार है जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर बोलेंगे, ब्राह्मण बोलना गलत है। जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर जिसमें अपर कास्ट में राजपूत भी आएँगे, वैश्य भी आएँगे, सारे लोगों का जो नज़रिया बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को लेके होता है, वही नज़रिया उस शेड्यूल कास्ट में उन दलितों का महादलितों को लेके है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई ये जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट सारी जातों में होना चाहिए और अब सारी जातों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो? मान लीजिए मैं समझा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा समझना आसान होगा। मान लीजिए 100 शेड्यूल कास्ट है, तो उस 100 शेड्यूल कास्ट में 30 जाटव हैं, 10 मुसहर हैं, 5 पासवान हैं, कुछ इस तरह से फिर 10 वाल्मीकि हैं,
कुछ मैं आंकड़े नहीं, मैं एक सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी क्या हो रहा है कि अगर 100 में 30 जाटव हैं, तो वो जो 17 अगर मान लीजिए और 100 ही वैकेंसीज हैं, तो उस 100 वैकेंसी में या वैकेंसी का 100 वैकेंसीज हैं, तो ये 30 लोगों को पहले मिल जाता है। मैंने शायद उदाहरण को मैं फिर से समझाऊं। वैकेंसीज कम है, वैकेंसीज मान लीजिए 50। होता क्या है कि 50 में भाई ऐसा नहीं कि जाटव को 15 ही मिलेगा, जाटव 30 ले लेते हैं तो वो अब 20 ही बचे, तो बाकी 70 लोग उस 20 के लिए कॉम्पीट करते हैं। कुछ इस तरह की स्थिति है। मेरे अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में है। इस ऑर्डर को से अब इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या है वो समझ लीजिए। पॉलिटिकल फॉलोआउट ये है कि सारे लोगों को मिला के हिंदुत्व की जो रीढ़ थी, जो कांवड़ यात्रा करते हैं, जो बाबरी मस्जिद गिराते हैं, जो राम मंदिर बनाते हैं, वो ये दलित समुदाय उसकी रीढ़ की हड्डी, वो स्पाइनल है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो राजपूत नहीं है। राम मंदिर आंदोलन, ये सब जो जो हिंदू धर्म की रक्षा करने के आंदोलन है, इसकी रीढ़ की हड्डी दलित समाज है। और दलित समाज को बीजेपी ये बताती थी कि देखिए आपका इतना कर रहा है, आपके राम जी, आपके राम जी। लेकिन उन्हीं दलित समाज से जब एक अवधेश प्रसाद जीत के आ गए हैं, तो वो नहीं पच रहा है फैजाबाद। आपने किसी बीजेपी उसका सुना कि भाई बहुत अच्छी बात है, रामचंद्र जी के यहाँ से एक दलित समुदाय का आया है, कितनी बड़ी बात, भगवान ने, किसी का सुना आपने? सब मुंह फुलाए बैठे हुए, क्योंकि लल्लू सिंह जो राजपूत थे उनको हरा दिया। अब ये दिक्कत है कि कलई खुल गई। अब आप तो केवल उन 3-4 को साधे हुए थे, आप जाटव को साधे थे, पासवान को साधे थे, धोबी को साधे थे। अब यहाँ 18 महादलित और खड़े हो गए हैं कि भाई हमारा क्या होगा, हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है, हमें कितना इसमें मिल रहा है। इसका एक ही वो है, इसका खतरा किससे है? इसका खतरा जातिगत जनगणना से, क्योंकि जब जातिगत गणना हो जाएगी तो फिर पता लग जाएगा कितना कौन है। तो अगर 100 में 30% ही जाटव हैं, तो उनको उस आरक्षण का 30% मिलना चाहिए जो उनका आरक्षण है, 17 का फिर 30% मिलना चाहिए। भाई यही तो लॉजिकल हुआ ना। अगर पासवान 100 में 20 हैं, तो उनको 20% मिलना चाहिए, उनको 17 का 20% मिलना चाहिए। 70 का 20% होगा 3.5, लेकिन वो ज्यादा लेके बैठते हैं। उसी तरह से जब ये आरक्षण विधि आरक्षण है, तो जैसे वाल्मीकि है 5%, उनको एक भी नहीं मिलता है, तो उनको कम से कम उस 17%, 17.5% की सीमा में, 17.5% की सीमा में 5% उनको मिलना चाहिए। तो ये उस जाति जनगणना ही ये डिफाइन करेगी, क्योंकि आज कोई आपके पास अधिकृत आंकड़ा नहीं है, आप किस बेसिस पे इसको करेंगे? तो इसलिए बीजेपी को ये दिक्कत है। अब बीजेपी को हिंदू धर्म लाएंगे, हम जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, ये सब नारे अब चलेंगे नहीं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो सबसे ज्यादा जो परेशान पार्टी है वो बीजेपी, और राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन ने जो जातिगत जनगणना को पुश किया है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एक, आज की तारीख में लोगों को लग रहा है कि ये तो उनसे है, हमसे, ये एक उस महादलित के लिए एक संजीवनी के रूप में काम करेगा, क्योंकि अब ये उनकी डिमांड है कि जातिगत जनगणना करो, हमारी जो हिस्से भागीदारी है उससे हम उसी हिसाब से हमें हिस्सेदारी दो। ये ओवरऑल पॉलिटिकली बीजेपी इसमें अनकंफर्टेबल है, और पॉलिटिकली जातिगत जातिगत जनगणना की बात अब और मामला पकड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, मैं अंतिम बात कह के खत्म करूं, अभी आपके आपका जनगणना हुई नहीं है, आपको 21 होना था, आप उसको टालते जा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। तो आपका कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं लगना है, आपको जनगणना करानी है, एक कॉलम ही तो उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, बाकी कुछ नहीं करना है। आपका वही व्यक्ति जाएगा, वही व्यक्ति घर घर जाएगा, वो पूछेगा तो उसकी जात भी पूछ ले, जिससे ये तो पता लग जाएगा ना कौन किसका है। और आप जब अपने, आपका संविधान कह रहा है कि 17% आरक्षण उनको दो, तो उस 17% आरक्षण में भी सबका रिप्रेजेंटेशन हो ना, कि एक ही आदमी लेके भाग जाए या दो ही जाते लेके उसका फायदा उठाए। तो उसकी वजह से बेचैनी है, उसकी वजह से चिराग पासवान को भी दिक्कत हो रही है। और ये जितने लोग, जितने दलित इसके विरोध में खड़े हैं, वो देख लीजिएगा, वो इन्हीं 3-4 जातियों से, महादलित कोई नहीं होगा। ये दलित समाज के जो ब्राह्मण हैं, वो उसको, ब्राह्मण जब मैं बोलता हूं तो ब्राह्मणिकल ऑर्डर की, ब्राह्मणिकल माइंडसेट की बात करते हैं। उस ब्राह्मणिकल, जो दलित समाज के ब्राह्मणिकल ऑर्डर के लोग हैं, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो खैर मेरे हिसाब से ये अच्छा कदम है, और सुप्रीम कोर्ट की चूंकि 7 जज की बेंच है, इसको चेंज करना
बहुत से लोग कह रहे हैं चेंज होगा, जो मेरे हिसाब से चेंज करना आसान नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद।